So we were discussing chapter 3 types of audit. और टाइप्स ऑफ ऑडिट में हमने एक चार्ट किया था उस दिन, फटाफट से देख लेते हैं. या एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं. मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स में लिखते रहा कीजिए, आपके नोट्स पूरे होते रहेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट हमने किया था अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वाज अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी. According to the organization of business में there are 3 types of audits, that is statutory audit, rather 4 types: private audit, government audit, and internal audit. And then according to practicality, we have many types of audits, like complete audit, partial audit, continuous audit, periodic audit, interim audit, cash audit, cost audit, and management audit. And if we talk about private audit, so private audit में we have audit of sale proprietorship concerns, audit of partnership firms, and other individuals. And in statutory audit, we have company audit, audit of trusts, and audit of other individuals. ये कंप्लीट चार्ट था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है जी. अब इसके हिसाब से हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस वी हैव स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट.
अच्छा जी, इसमें हम 3 पार्ट्स जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। ये 3 पार्ट्स हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? क्या आपको पता है कि जो स्टैट्यूटरी है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो स्टैट्यूट वर्ड से बना है, और स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ या फिर इनैक्टमेंट, जिसे कि आप हिंदी में कानूनी अधिनियम भी कहते हैं। स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी वर्ड बना है स्टैट्यूट से, एंड स्टैट्यूट मींस लॉ, इनैक्टमेंट या फिर कानूनी अधिनियम। ठीक है जी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि किसी कानूनी अधिनियम के अंतर्गत बनी होती हैं। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी स्थापना या फिर जिनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई होती है? किसी लीगल इनैक्टमेंट के अंतर्गत। किसी लीगल इनैक्टमेंट या फिर किसी कानूनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी स्थापना हुई होती है, और क्योंकि वो लीगल इनैक्टमेंट के अंडर उनकी स्थापना है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इन लीगल इनैक्टमेंट की प्रोविजंस का पालन करना पड़ता है। प्रोविजंस मतलब प्रावधान। जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी कानूनी अधिनियम के अंदर स्थापित हुई होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को उस कानूनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी होता है क्या? मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी होता है क्या? मैंडेटरी होता है टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना इनके लिए अनिवार्य होता है। और क्योंकि इनके लिए अनिवार्य है अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। जरूरी होता है, करवाना ही करवाना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी कानूनी अधिनियम के अंदर स्थापित है। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पे जो स्कोप ऑफ ऑडिट है, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब क्षेत्र। ऑडिट का जो क्षेत्र है कि किस हद तक ऑडिट करना है, क्या चेक करना है, क्या नहीं, कौन सी रिपोर्ट जमा करवानी है, जो स्कोप ऑफ ऑडिट है, साथ ही साथ ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं? योग्यता, कि कौन ऑडिटर बन सकता है, एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अयोग्यता, कि कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो ऑडिटर नहीं बन सकते, अयोग्यता। साथ ही साथ ऑडिटर के जो राइट्स हैं एंड ड्यूटीज हैं। राइट्स का मतलब क्या है? ऑडिटर के हक, एंड ड्यूटीज ऑडिटर के कर्तव्य। साथ ही साथ ऑडिटर की क्या
रेम्यूनरेशन रहेगी। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। ऑडिटर को क्या सैलरी मिलेगी? एंड अदर ऑडिट रिलेटेड मैटर्स। ऑडिट से रिलेटेड किसी और तरह के कुछ इश्यूज हैं, वो सब कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिट में कहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे? आपको स्टैट्यूट में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है जी। सो जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर का क्या क्षेत्र रहेगा काम करने का? ऑडिटर में क्या क्वालिटीज और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, या फिर ऑडिटर के जो हक और कर्तव्य हैं और ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन है या ऑडिट से लेकर रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह के मैटर्स हैं, वो सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? वो सब जो इनैक्टमेंट है, जो कानूनी अधिनियम है, जिस कानून के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो कानून बताता है कि ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। ये सब मैटर्स कौन बताता है? वो लॉ बताता है। ऑडिटर खुद डिसाइड नहीं कर सकता। ऑडिटर खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, उसके राइट्स क्या हैं। ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन होता है? ये सब डिसाइड करने वाला होता है वो कानून जिसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ठीक है जी। ऐसे में क्या ऑडिटर चाहे तो क्या अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को कम कर सकता है? ऑडिटर अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को रिड्यूस मतलब कम कर सकता है? नो। क्यों जो ऑडिटर है वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को कम नहीं कर सकता? क्योंकि कानून ने जो कह दिया उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते। कानून ने जो कह दिया आप उससे परे नहीं जा सकते। इसीलिए जो ऑडिटर है यहाँ पे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को कम नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़ाया जरूर जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता बेटा, किसी भी सेंस में। वो अपने काम को बढ़ा तो सकता है लेकिन वो अपने काम को कम नहीं कर सकता। ये आपका यहाँ पर मेन फोकस रहेगा। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, दे आर कंपनीज। कंपनीज कहाँ पे रजिस्टर होती है भाई? कंपनीज के ऊपर कौन सा स्टैट्यूट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ऑडिटर को बताएगा कि क्या काम करना है। बैंकिंग कंपनीज की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के अंडर होती है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। कौन सा लॉ बैंकिंग कंपनीज बनाता है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट। इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो स्थापित होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है जी। सो क्योंकि ये किसी किसी लॉ, किसी कानून के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई हैं, इसीलिए इनके लिए ऑडिट करवाना है मैंडेटरी। इनके लिए ऑडिट करवाना है मैंडेटरी, अनिवार्य है। और ऐसे में जो ऑडिटर है उसको
उसका काम कौन बताएगा? यही कानून बताएगा जिस कानून के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशंस स्थापित हुई हैं। दिस इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेकेंड इज प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट, व्हाट इज प्राइवेट ऑडिट? यहां पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। यहां पर ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता। दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से। व्हाट इज वॉलंटरी? वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो किसी कानून ने कह दिया था कि भाई आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है, तो ऐसे में अनिवार्य हो गया था। लेकिन प्राइवेट ऑडिट के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई कानून इन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं कहता कि आपको ऑडिट करवाना जरूरी है, लेकिन ये फिर भी अपनी मर्जी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवा सकते हैं। दिस इज नोन एज वॉलंटरी ऑडिट। अपनी मर्जी से इनके पास ऑप्शन है, ये अपनी बुक्स को ऑडिट करवा सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? वो अपनी मर्जी से अपनी बुक्स को ऑडिट क्यों करवाएंगे? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मकसद क्या है? किस उद्देश्य से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी बुक्स का अपनी मर्जी से ऑडिट करवाना चाहेंगी? क्यों करवाना चाहेंगी? फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्शन। फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगाने के लिए। दूसरा, सेल टैक्स और इनकम टैक्स की असेसमेंट के लिए। ऑडिट से इजी हो जाएगा, आपको सेल टैक्स और इनकम टैक्स की असेसमेंट करना, टैक्स भरना इजी हो जाता है। और तीसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑडिट हो रहा है। ठीक है जी। सो जो प्राइवेट ऑडिट है वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड्स और एरर्स ना हो, उनका पता लगाने के लिए या फिर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की असेसमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी मर्जी से ऑडिट करवा सकते हैं। दिस इज नोन एज प्राइवेट ऑडिट। अब अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और स्कोप ऑफ ऑडिट है, ये कौन डिसाइड करता है? ये वो कानून डिसाइड करता है जिस कानून के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं। लेकिन प्राइवेट ऑडिट के अंडर जो स्कोप ऑफ ऑडिट है कि भाई ऑडिटर क्या काम करेगा, ऑडिटर की क्या सैलरी होगी, ऑडिटर की क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब कुछ किसी कानून के अंतर्गत तो लिखा हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? इन सब चीजों का निर्णय कौन लेगा? यहाँ पर जो ऑडिट का स्कोप है, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का जो क्षेत्र है और ऑडिटर की जो राइट्स हैं एंड ड्यूटीज हैं, या फिर ऑडिटर की जो रेम्यूनरेशन रहेगी, सैलरी रहेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में।
ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत ऑडिटर को ये पता चलता है कि उसका स्कोप, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन क्या रहेगा। ठीक है जी, एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं ऑडिटर और क्लाइंट। अब क्लाइंट कौन है? क्लाइंट कौन हो सकता है? प्राइवेट ऑडिट के केस में क्लाइंट कौन हो सकता है? कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का जो मालिक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म इज द क्लाइंट, या फिर अदर इंडिविजुअल्स। अदर इंडिविजुअल्स में कौन आता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो ऑडिटर है उसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें ये पार्ट, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ABC। अगर हम ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सिंगल ओनर होता है। सोल मीन्स सिंगल, सिंगल मालिक, एक ही मालिक होता है। यहाँ पर ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपनी मर्जी से ये जो ओनर है ये चाहे तो अपनी मर्जी से अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सोल प्रोप्राइटर है वो डिसाइड करेगा कि विच एंड हाउ मेनी अकाउंट्स टू बी एग्जामिन्ड। भाई सिंगल ओनर जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन से और कितनी हद तक, किस हद तक, कि कौन से अकाउंट्स ऑडिट करने हैं और किस हद तक अकाउंट्स ऑडिट करने हैं। ये कौन बताएगा? ये क्लाइंट बताएगा ऑडिटर को। मान लीजिए कि ये जो सिंगल ओनर है ये चाहता है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ सेल बुक चेक हो, क्योंकि इसको अपने सेल्स पर्सन के ऊपर डाउट है कि वो कुछ चोरी या फिर किसी तरीके का फ्रॉड कर रहा है। तो ऐसे में जो सिंगल ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल बुक को ऑडिट करवा सकता है, या फिर सिर्फ सिर्फ परचेज बुक को ऑडिट करवा सकता है, या फिर हो सकता है कि वो अपने पूरे अकाउंट्स को ही ऑडिट करवाए। सो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने हैं और किस हद तक ऑडिट करने हैं ये कौन बताएगा? ये क्लाइंट बताएगा। दैट मीन्स सिंगल ओनर बताएगा टू द ऑडिटर कि भाई मेरा मकसद क्या है आपसे ऑडिट करवाने का। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट ऑडिट, वी हैव द सेकंड कैटेगरी of the audit of partnership firms. अब पार्टनरशिप फर्म्स में क्योंकि दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो देखिए इन पार्टनर्स में आपसी डिस्प्यूट, आपसी झगड़ा हो सकता है। डिस्प्यूट या झगड़ा रह सकता है किस बात को लेकर? प्रॉफिट के शेयर को लेकर, या फिर पार्टनरशिप डीड को लेकर आपस में झगड़ा रह सकता है। सो इन डिस्प्यूट से, इन झगड़ों से बचने के लिए जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं भाई हम तो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे, ताकि जो प्रॉफिट का शेयर है वो ठीक से कैलकुलेट हो सके और टैक्स की असेसमेंट प्रॉपरली हो सके और आपसी तनाव ना बना रहे। इसीलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ऑडिट करवाएंगे अपनी बुक्स का। यहाँ पर जो ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, बेटा किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं ऑडिटर के, वो कैसे पता चलेंगे? वो एग्रीमेंट से पता चलेंगे। और एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? बिटवीन ऑडिटर एंड पार्टनरशिप फर्म। जो ऑडिटर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट होगा उसके जरिए पता चलेगा कि जो ऑडिटर है
उसको अपना काम किस हद तक करना है। लास्टली वी हैव अदर इंडिविजुअल्स इन प्राइवेट ऑडिट, जिनके लिए ऑडिट करवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से करवा सकते हैं ऑडिट। सो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ना बहुत बड़ी अमाउंट में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस रहती हैं, उनकी इनकम भी बहुत है और उनका एक्सपेंडिचर भी बहुत है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बड़ी मात्रा में इनकम्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। सो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज की डिसऑनेस्टी को पकड़ने के लिए, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है? बेईमानी। तो अपने एम्प्लॉयज की बेईमानी को पकड़ने के लिए ये लोग चाहें तो अपनी अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर और पर्पस